क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो कैसे कल से हम लागू कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि अगर कुछ लोगों को ये लगता है, जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि पहले हम 7 करोड़ थे, अब हम 30 करोड़ हैं, वो 30 करोड़ वाले बार बार आपको बताते हैं अपनी गिनती, समय भी मांगते हैं 15 मिनट का बीच बीच में। यह बात अलग है कि गुजरात से जिन लोगों को भेजा है वो काफी बीच बीच में समय देते रहते हैं उन्हें। मैं मानता हूं कि जिस सनातन की बात मैं करता हूं, सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है। सनातन शुद्ध रूप से ज्ञान और विज्ञान है। इसलिए हम एक साधारण नागरिक की हैसियत में क्या कर सकते हैं? हम 90 करोड़ हैं। अगर हमारे भी 10%, 20% लोग किसी मुहिम को अपने बीच में चलाएंगे तो मुझे मालूम है कि 30 करोड़ लोग अपने गिनती नहीं बताएंगे। इसलिए सनातन को ध्यान में रखें और अपने पूर्वजों पे गर्व करें। ये बात अलग है कि पूर्वजों की जब बात होती है तो 1947 से शुरू होती, और हम सबको यही बताया गया है कि 1947 से भारत बना, भारत पैदा हुआ, और हमारे पूर्वजों में हम सबके पिता कौन हैं ये भी आपको पता। तो ये भारत 1947 से नहीं है भाई। भारत के संविधान का आर्टिकल 1 की पहली लाइन पढ़ें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। इसको अगर हम इसकी व्याख्या करें तो ये भारत, उस भारत की व्याख्या करें तो ये अपने आप में पहले ही हिंदू राष्ट्र है। कोई नई तरीके से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जिस तरीके से हम सरकारों पर निर्भर रह करके अपनी पहचान को बुलाना चाहते हैं, मेरा अपना 4 साल का एक्सपीरियंस ये है सौरभ भाई, सरकारें भी जो हैं ऐसा नहीं है कि आसमान की सुनती हैं। कुछ लोग हैं वो आसमान की सुनते हैं, सरकारें समाज क्या चाहता है इसकी सुनती हैं, लेकिन समाज पूरी ताकत से अपनी बात कहता नहीं है। आपने भी 70 साल में अपने दिल की बात, अपने मन की बात कभी खुल के कही नहीं। और जब आपने अपनी बात नहीं कही तो सरकारों में ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बने जो बात करते करते सो जाते थे। ऐसे ऐसे विदेश मंत्री बने जो यूएनओ में जाते हैं और भारत का जब पक्ष आता है पढ़ने का तो टर्की का भाषण पढ़ देते हैं। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में खड़े होकर यह कहा कि भारत के जो जितने भी प्राकृतिक, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। यह सब इसलिए होता रहा कि आपने एक आवाज में अपने मन की बात कभी नहीं। आप अलग अलग गुटों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग भाषा में अपनी बात कहते। आपने 70 साल में पहली बार अपने होने का एहसास किया, और एहसास करते ही आपके अंदर जो परिवर्तन आया उससे सत्ता पलट गई। क्यों ऐसा लगता है? क्यों दुनिया के एक बड़े अखबार ने, जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, यह बात बार बार मैं अपनी लेक्चर में रिपीट करता हूं, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में, दुनिया के महान देश के एक अखबार के एडिटोरियल ने 2014 में जो अपना एडिटोरियल लिखा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें शायद गलत तरीके से इतिहास बताया गया है, क्योंकि इतिहास बताने वालों का सत्ता से जो गठजोड़ था, इसलिए इतिहास की हर पंक्ति सत्ता को कैसे सुख पहुंचाए इसी हिसाब से लिखा। लिहाजा हुआ ये कि जो लोगों को इतिहास बताना चाहिए था उन्होंने सुविधा में अपने आप को बेच दिया। लिहाजा मैं ये मानता हूं
कि समाज के बदलने से जो बदला वो आपको नजर आ रहा है। इसलिए जब भी आप प्रोग्राम करें, ये मेरी राय है, आपको अच्छी लगे जरूर करिएगा। मैंने सुना है कि ये क्लब बड़ा वाइब्रेंट क्लब है, इसके ओहदेदार बड़े डायनामिक लोग हैं और ये हर महीने किसी न किसी हम जैसे छोटे आदमी को बुलाते हैं और यहां पे मंच पे खड़ा करके हमको बड़ा कर देते हैं। लिहाजा आप पहला काम ये करें कि अपनी जिंदगी जो आपकी रोजमर्रा की है, सार्वजनिक जीवन की है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा बदलाव कर। ये जो आपने 1947 से पहले जो हमारे मास्टर्स थे, जो कुछ भी उनसे लिया है, धीरे धीरे उसको समाप्त करें। और इन फंक्शनों में ये जो 500-500 रुपए के और 1,000 रुपए के महंगे बुके आप देते हैं, इस बुके को मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये घर तक, मेरे घर इस हालत में नहीं पहुंचे। आप इस परंपरा को बदलिए। छोटा सा चेंज आपके पूरी सोच को बदल। 5 रुपए का भी पौधा नहीं आता है, आप 5 रुपए का एक पौधा लीजिए, छोटे से गमले में उस तुलसी के पौधे को देंगे तो सनातन खड़ा हो जाएगा। आज कुछ टेलीविजन पे लोग बता रहे हैं कि कोई वायरस आ गया है। उन्होंने कहा घर के दोनों दरवाजों पे अगर ये पेड़, एम्स के डॉक्टर हैं, वो आरएसएस बीजेपी के सदस्य नहीं है, उन्होंने कहा है दोनों दरवाजों पे अगर तुलसी लगी होगी तो कम से कम कोरोना वायरस नहीं आएगा, शाहीन बाग आ जाए बात अलग है। तो बहुत छोटे छोटे काम हैं। आप एक समाज के रूप में, एक जागृत समाज के रूप में, बहुसंख्यक समाज के रूप में अगर ये करेंगे तो आपको जिंदगी में ना हथियार उठाना पड़ेगा, न किसी को गाली देनी है, न पत्थर चलाना है। आप थोड़े से बदले हैं, बहुत थोड़े से बदले हैं, उससे कुछ लोग सड़कों पे बैठ गए। उनका संकट ये नहीं है, ना उनकी कोई डिमांड है, वो खुद भी नहीं जानते उनकी डिमांड क्या है। ये ऐसे अद्भुत लोग हैं कि 70 साल में ट्रैफिक रूल भारत के क्या हैं ये पता नहीं है, लेकिन सीएए पता हो गया है। ये वो महान परंपरा के लोग हैं कि कुरान मजीद में कहां क्या लिखा है ये पता नहीं, लेकिन इनको ये पता है कि मोदी नेक्स्ट क्या करने वाला है। मैंने इसलिए बात कहा कि आपको हो सकता है गुस्सा आता हो, मुझे भी आता था, क्योंकि मैं तो ऐसी जगह पैदा हुआ जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे साथ भी जो है अजीब ही गजब किया है। पैदा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किया, कुरान पढ़ाया, इस्लाम सिखाया, हदीस बताई, शरिया बताया और मुसलमानों की मक्कारी भी बताई। और जिंदगी के इस पत्रकारिता के सफर में आखिर के 12 साल जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसे वहां के बड़े दानिश्वर ये कहते हैं कि ये जिन्ना ने नहीं बताया, ये अल्लाह मियां की मर्जी से बना है। पाकिस्तान किसी इंसान ने नहीं बनाया है, अल्लाह मियां ने बसाया। और ये पाकिस्तान जो बना है, इसकी फौज गजवाए हिंद के लिए तैयार की जा रही। ये वो कहते हैं, हम में से कोई नहीं कहता। तो मुझे 12 साल वहां रख करके अल्लाह मियां ने बड़ा एहसान किया कि समझो इन मूर्खों को भी। ये ऐसी ऐसी गजब की बातें करते हैं कि जितने भी चुटकुले हैं वो सब छूट जाते हैं। उनकी किताब कहती है कि धरती चपटी है, कंट्राडिक्शन यह है कि रहते गोल पर हैं। किताब में क्या लिखा है वो बताते नहीं हैं, जो नहीं लिखा है उसको पेज नंबर का
हवाला देके बताते हैं। और हर गली हर मोहल्ले में एक से एक बड़ा मौलवी दानिश्वर पड़ा है। उनकी अगर आप सुन लें तो आपको जो है स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, रेफरेंस में बीच बीच में नाम लेता रहूंगा मैं। लेकिन मैं आपसे कुछ कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं। 1000 साल के बाद आपको ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है। हम सब ये मानते थे कि जो भी कुछ हो रहा है इस देश में, उसमें हमारे अपने लोगों ने ठगा, झूठ बोला, बेईमानी की, ये शिकायत हमको रहती थी। लेकिन ये शिकायत ऊपर वाले ने आपकी खत्म कर दी है। क्योंकि आप जो कुछ कहना चाहते थे, आपके मन में जो विचार थे, आपका जो नैरेटिव था, आप कह नहीं पाते थे। और सौरभ शाह की तरह हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता किसी मकसद से ज्वाइन की। यह सहाफत की दुनिया ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए नहीं की थी। अगर रोजी रोटी का मामला होता तो जितना ताकत, जितनी मेहनत इसको करने में लगती है, उसके 5% में भी हजारों करोड़ रुपया कमा सकते थे सौरभ भाई। आप किसी कन्विक्शन के तहत इस प्रोफेशन में आए थे। लेकिन इस प्रोफेशन में आने के बाद आपको पता चला कि यहां कन्विक्शन की कोई जगह नहीं। यहां इस बात की जरूरत है कि आप 10 साल में कैसे सत्ता तक पहुंचे, कैसे राज्यसभा की सीट आपको मिले, कैसे इस देश के बड़े बड़े संस्थानों में आपको चेयरमैन की पोस्ट मिले। तो आपकी खबरों का अंदाज और एडिटोरियल का मिजाज भी वैसे ही होता था। ये तो हम समझते थे कि हम महान क्रांति कर रहे हैं, हमारे लेखों से क्रांति हो रही है, हमारे लेखों से लोगों में बड़ी जागरूकता पहुंची। अगर हिंदुस्तान में, क्योंकि सरकारों को मैं कहता हूं कि सरकार शपथ लेके आती है, सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन मीडिया सरकार के अंडर में नहीं चलता है। अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई क्रिमिनल है, जघन्य अपराधी है, तो वो इस देश का मीडिया है।